उसी किताब में ये भी लिखा हुआ है कि महाराजा जयचंद जो है वो जो नक्षत्र हैं, जिस तरह से जो स्थान नक्षत्रों में सूर्य का है वो स्थान महाराजा जयचंद का है। उनके आने जाने का भाड़ा मेरी जिम्मेदारी है और जो प्राइज मनी जीतेंगे 11 लाख वो उनका। एक एविडेंस दे दें कि पृथ्वीराज चौहान को धोखा जो है महाराजा जयचंद ने दिया था। वो उनको टारगेट सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि वो धर्म के लिए काम कर रहे थे, वो सनातन के लिए कार्य कर रहे थे, वो मंदिर बनवाते थे, वो उनका जीर्णोद्धार करवाते थे। क्योंकि जयपुर के जो राजा जिन्होंने संधि की उनका नाम स से शुरू होता था, सवाई। तो चूंकि वो भील जो है वो महाराणा प्रताप के साथ लड़े थे, धर्म युद्ध लड़ा उन्होंने। उन भीलों ने जो गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे रहते, आज भी आप चले जाइए वो गुजरात के जो गांव हैं और राजस्थान के जो गांव हैं, वहाँ के जो भील परिवार है वो स नहीं बोलते हैं, वो सवा नहीं बोलते हैं, हवा बोलते हैं। सवा रुपए नहीं बोलेंगे, हवा रुपए बोलेंगे। स शब्द त्याग दिया उन्होंने। सर्टिफाइड हिस्टोरियंस हैं, बहुत अच्छा काम किया है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज इतिहासकार हैं ये सारे। इन सब ने लिखा है कि भाई इतिहास में कहीं कोई एक छोटा सा भी एविडेंस नहीं है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकें कि भाई उन्होंने गद्दारी की जयचंद ने। लेकिन इनको एक गद्दार चाहिए था। जब तक हम जैसे लोग हैं, जयचंद इस देश में कभी भी गद्दारी का पर्यायवाची हम उसको नहीं बनने देंगे। जयचंद हमारे सिर का ताज है, हमारे शीश का मुकुट है। आप जयचंद को आप कुछ भी बोल देंगे और बोल के निकल जाएंगे। हमारे बाप का राज है इस देश में। आईएसआई को कहता है, ये आईएसआई ने नहीं किया 26/11 का हमला, कसाब पाकिस्तान से नहीं आया था। ये सारे के सारे हिंदू हैं, हिंदू आतंकवादी हैं, ये आरएसएस ने साजिश की है। ये किताब लॉन्च की हमने तो उसके ऊपर प्रोग्राम भी किया हुआ है। वो दिग्विजय सिंह बता रहा है कि जयचंद गद्दार था कि नहीं। जो खुद पाकिस्तान की बैटिंग कर रहा है यहां बैठ के, वो हमको बता रहा है कि जयचंद गद्दार था। इनकी जबान में कैंसर होना चाहिए जो जयचंद को गद्दार बोलते हैं। जो हमारे धर्म के जो ध्वजवाहक हैं, उनको ये मुगलों की दलाली करने वाले जो है ये बताएंगे कि कौन वफादार था और कौन गद्दार था। जाके जरा उनसे पूछे ना, इनके साथ गद्दारी किसने की है, इनका गद्दार कौन है, इन हिंदू परिवारों का गद्दार कौन है जो विस्थापित हुए 47 में। क्या नेहरू उनका गद्दार नहीं है? इससे बड़ी तो गद्दारी हो ही नहीं सकती जिसमें लाखों करोड़ों लोग जिसके विक्टिम थे। वो मर्दों का प्रदेश या रेप करने वालों का प्रदेश नहीं है, राणा कुंभा का प्रदेश है, महाराणा प्रताप का प्रदेश है। ये कांग्रेस की कंट्रीब्यूशन है। राजस्थान को रेपिस्ट का प्रदेश बताने का काम कर रहे हैं ये, विधानसभा में खड़े होकर के ये बोलते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गद्दार है। तो अगर वो गद्दार है तो फिर कीर्ति आजाद भी गद्दार है, शत्रुघ्न सिन्हा भी गद्दार है, फिर लक्ष्मण सवादी भी गद्दार है, जगदीश शेट्टार भी गद्दार है, संजय निरुपम भी गद्दार है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्यू न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, पिन कमेंट में भी है और स्क्रीन पर भी फ्लैश करेंगे। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्यू न्यूज़ और मैं हूं संदीप। वैभव जी, दिग्विजय सिंह के पुत्र ने कल जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के सपोर्ट से जो विधायक थे टूट के आए और बीजेपी में उसके बाद सरकार बनाई बीजेपी की, वहाँ पर उनको गद्दार बोला है और जयचंद बोला है। तो पहले आप हमें ये बताइए कि ये जो जयचंद और गद्दार को सिनोनिमसली इस्तेमाल कर रहे हैं कांग्रेस वाले, ये कितना सही है? क्योंकि आज से 3.5 साल पहले जो पहले यहाँ के कांग्रेस के नेता होते थे, वो और उनके दलाल और उनके विधायक और मंत्री भाजपा की मंडी में बिके, जनता के मत को बेचा 35 करोड़ रुपए में। और अगर पिछले 3.5 साल में किसी को फायदा मिला है, कोई माला माल हुआ है, तो सिर्फ सिंधिया जी और उनके जयचंद विधायक माला माल। संदीप देखिए, जब आप बात करते हैं और किसी व्यक्ति को आप गद्दारी का या विश्वासघात का पर्यायवाची बना देते हैं, तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि ऐसा होता क्यों है। वो गद्दार थे या नहीं, इसके ऊपर तो हम चर्चा करेंगे और इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन जब किसी को इस तरह का, जब हमको किसी के ऊपर कोई स्टिकर या टेम्पलेट लगाना होता है, तो वो प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया होती है सबसे पहले कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट। पहले आप एक टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं, किसको बनाना है गद्दार या किसको बदनाम करना, पहले आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसके बारे में फेक न्यूज़ मार्केट में छोड़ते हैं। आप उसके बारे में जो झूठी बातें हैं, तथ्यहीन बातें हैं, आप उनका प्रचार प्रसार समाज में करवाते हैं अपने चिले चपाटों से। फिर कुछ समय बाद क्या होता है, तीसरा स्टेज आता है जब एक्सेप्टेंस हो जाती है उस चीज़ की। क्योंकि एक झूठ को जब बार बार 100 बार बोला जाता है,
वो एकदम से नहीं एक्सेप्ट होती। जनमानस उसको एकदम से नहीं एक्सेप्ट करता। जी मैं आज कह दूं कि फला व्यक्ति चोर है, तो क्या हमारे देखने वाले सिर्फ मेरे एक बार कहने से मान लेंगे? नहीं। जब मैं और मेरे जैसे 150 लोग डेली बैठ करके बोलेंगे और लगातार बोलते रहेंगे, 10 साल 20 साल 50 साल तक जब बोलते रहेंगे, तब जाकर के कहीं वो स्टैब्लिश होगा, वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे उस चीज को। ये तीसरा स्टेज हो गया। और फिर आप धीरे से एक दिन क्या करते हैं, जब ये एक्सेप्टेंस हो जाती है लोगों में, तो आप उसको अपने लिटरेचर का पार्ट बना देते हैं। आपका जो साहित्य है, आप उसको अपने साहित्य का हिस्सा बना देते हैं। जी। तो बेसिकली जो प्रक्रिया आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट से शुरू हुई थी, वो लिटरेचर में आकर के खत्म होती है, और फिर वो धीरे 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 वो चलती रहती है। फिर जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो उस लिटरेचर को पढ़ती है, वो उसको सत्य मान करके, जो एक कहते हैं ना शाश्वत सत्य मान करके, उसको एक्सेप्ट कर लेती है, और फिर वो कई जनरेशंस तक चलती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अकबर को ग्लोरीफाई करना था, जी। तो अकबर को ग्लोरीफाई करने के लिए अकबर द ग्रेट, अकबर इतना लिबरल, अकबर इतना सेक्युलर, अकबर ऐसा, कहीं नहीं बताया कि अकबर ने कितने मंदिर तोड़े, अकबर ने कितने हिंदुओं को मारा, अकबर ने कितनी जंगें लड़ी, उसमें हिंदुओं के साथ उसने क्या क्या किया, कहीं कोई चर्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि अकबर की एक्सेप्टेबिलिटी बनानी थी। जी। क्योंकि अकबर के अलावा जितने भी मुगल्स थे, वो उससे भी 100 गुना ज्यादा ब्रूटल थे। ऐसा नहीं कि अकबर ब्रूटल नहीं था, ऐसा नहीं कि अकबर निर्दयी नहीं था, वो पशु प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं था, वो भी उतना ही निर्दयी था जितना कि उसके प्रेडिसेसर्स और उसके सक्सेसर्स हुए। लेकिन चूंकि उन सब में कंपैरिजन में वो थोड़ा सा इनको लगा कि हाँ यार, ये कम निर्दयी था, ये कम पशु प्रवृत्ति का था। वो दिन लाई ऐसा सुगुफा छोड़ दिया उसने एक दो। तो इसको हम ग्लोरीफाई कर देते हैं और अकबर को फेस बना लेते हैं पूरे जो एक ब्रूटल और बर्बर जो मुगल एम्पायर था उसका। तो आपको जब भी मुगल रूल की बात आएगी, कभी किसी उसकी, ये जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, ये मुगल आजम बनाते हैं। जी, जोधा अकबर बनाएंगे। आलमगीर के ऊपर मूवी क्यों नहीं बनाते? औरंगजेब आलमगीर के ऊपर मूवी क्यों नहीं बनाते? मुगल आजम क्यों बनाते हैं? क्योंकि अगर औरंगजेब के ऊपर बनाया या बाकी मुगलों के ऊपर बनाया, तो फिर तो सिवाय बर्बरता के और कुछ होगा ही नहीं दिखाने को। इसी तरीके से जयचंद को, बिकॉज उसका रीजन क्या है आप सुनिए। मुझे एक इतिहासकार मैं आपको बताता हूं, जितने कांग्रेसी इतिहासकारों को छोड़ दीजिए, जो 70 साल से जो यहाँ पे लगे हुए हैं इस काम में कि किसी भी तरीके से भारत के इतिहास को डिस्टॉर्ट किया जाए, भारत के इतिहास को बिगाड़ा जाए। और मैं आपको बताऊं, सरकारों के बनाने से अगर इतिहास बनते और सरकारों के बिगाड़ने से बिगड़ते, तो इस देश में आज सुभाष चंद्र बोस को हीरो नहीं मानते लोग। आज आप सर्वे करा लीजिए, इनको बड़ा शौक होता है ना सारे लिबरल्स को प्लेबिसाइट का, कश्मीर में भी प्लेबिसाइट चाहिए इनको, हर जगह प्लेबिसाइट चाहिए। जी जी। जरा इस देश में एक प्लेबिसाइट करा ले, एक तरफ नेहरू और गांधी दोनों को रखें और एक तरफ सुभाष चंद्र बोस को रखें, और इस देश में प्लेबिसाइट करा ले कि इस देश की आज़ादी के लिए इस देश की जनता किसको रिस्पॉन्सिबल मानती है। 2 ऑप्शन होंगे, गांधी नेहरू और वर्सेस सुभाष चंद्र बोस। अगर 70% से कम जनता ने इस देश में अगर सुभाष चंद्र बोस को वोट दे दिया, तो मैं ये अपनी यूट्यूब चैनल की दुकान बंद कर दूंगा। मतलब आप ये मानते हैं? मैं शटर गिरा दूंगा, मैं बिल्कुल पब्लिक लाइफ छोड़ दूंगा, मैं टीवी पे कैमरे पे आना छोड़ दूंगा। तो सरकार के बनाने से या सरकार के बिगाड़ने से तो सुभाष चंद्र बोस का ओहदा कम नहीं हो गया ना। लोगों के दिल में तो वही व्यक्ति बसता है आज भी। जी। आपको इस देश में गांधी को गाली देने वाले करोड़ों लोग मिल जाएंगे, आपको इस देश में नेहरू को गाली देने वाले करोड़ों मिल जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस को सिवाय जो कहते हैं ना कि एक कलुषित मानसिकता का जो कांग्रेसी है, उसके अलावा आपको इस देश में एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। जो गांधी फैमिली के लॉयलिस्ट जो 100-150 लोग हैं इस देश में, या जो 1000-500 इनके लॉयलिस्ट जो टीचर, प्रोफेसर, इतिहासकार हैं, इनको छोड़ करके इस देश की 99.9% आबादी में से आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो सुभाष चंद्र बोस को गाली दे। गांधी को गाली देने वाले करोड़ों मिल जाएंगे आपको इस देश में, नेहरू को गाली देने वाले करोड़ों मिल जाएंगे। तो अगर सरकार के अगर बनाने से इतिहास बनते और सरकार की किताबें लिखने से अगर इतिहास, इस देश का जनमानस जो है वो अपनी विचारधारा बनाता, तो सुभाष चंद्र बोस इस देश का हीरो नहीं होता है, नेहरू और गांधी ही हीरो होते। 75 साल कोशिश कर ली, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा तो यही है सर ना, कि हम आज़ादी नॉन वायलेंट वे में मिली।
पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं है, वो आपके स्कूल के और कॉलेज से करिकुलम का हिस्सा है, पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं है। आप पब्लिक डिस्कोर्स मानते हैं जो ये टीवी पे आकर के 4 लोग बैठते हैं, आप इनकी विचारधारा को आप डिस्कोर्स मानते हैं। नॉन वायलेंस से इंडिया के अलावा किसी को आज़ादी मिली है इस दुनिया में? मेरी जानकारी में तो नहीं मिली है। तो सिर्फ इंडिया ही था ऐसा, और ये सारे तीरंदाजी जो है सिर्फ गांधी को आती थी। अगर नॉन वायलेंस से आज़ादी मिलती तो नॉन वायलेंस से तो फिर दुनिया में बहुत सारे देश आज़ाद हो गए होते, कोई क्यों नहीं आज़ाद हो गया? और जयचंद के साथ इन्होंने यही काम किया है। जयचंद को इन्होंने टारगेट किया क्यों? महाराजा जयचंद को इसलिए टारगेट किया क्योंकि वो एक कट्टर हिंदू धर्मावलंबी शासक थे। उन्होंने हजारों हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, उनको बनवाया, और उन्होंने नहीं, ये जो राम मंदिर तोड़ा उसका भी निर्माण किसने कराया था? महाराजा जयचंद के दादाजी ने कराया था। इवन महाराज जयचंद जी के मरने के बाद उनके पुत्र हरिश्चंद्र ने हजारों मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जिनको मुगलों ने तोड़ा। काशी में, मैं काशी से आता हूं, जी जी। बनारस में, काशी में हजारों मंदिरों का जीर्णोद्धार उन्होंने कराया। बहुत सारी मंदिर तोड़ के जहां मस्जिद बना दी गई थी, उनको वापस से उनको दोबारा मंदिर का स्वरूप दिया उन्होंने। तो एक ऐसे व्यक्ति को टारगेट तो करेंगे। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक चंद बरदाई की एक किताब है पृथ्वीराज रासो, जी जी, उसका भी ये लोग हवाला देते हैं। उसी किताब में ये भी लिखा हुआ है कि महाराजा जयचंद जो है वो जो नक्षत्र हैं, जिस तरह से जो स्थान नक्षत्रों में सूर्य का है वो स्थान महाराजा जयचंद का है। ये चीज़ तो कोई बताता नहीं है, ये नहीं बताते हैं। ये आप देखिए ना, और ये सबसे पहली बात, ये थ्योरी आई कहाँ से कि इन्होंने जो है पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी की। ये सारी बात कहाँ से आई? इसका जो पहला जिक्र मिलता है इतिहास में, वो जिस किताब में मिलता है उसका नाम है आईने अकबरी। 400 साल बाद लिखी गई वो, 400 साल बाद लिखी गई वो किताब। आईने अकबरी में पहली बार जब वो पृथ्वीराज चौहान के साथ जब युद्ध हो चुका था, दूसरा युद्ध तराई का वो हार चुके थे पृथ्वीराज चौहान, उस युद्ध के 400 साल बाद एक किताब लिखी जाती है। इन 400 साल में कहीं भी कोई भी गद्दारी का जिक्र नहीं है, विश्वासघात का कोई जिक्र नहीं है किसी टेक्स्ट में। महाशिवरात्रि पे कन्नौज में एक संस्था है, कान्यकुब्ज शिक्षा एवं समाज सेवा समिति, वो हर साल महाशिवरात्रि पे 2005 से ये कर रहे हैं कि ये कहते हैं कि भाई आप एक एविडेंस लेके आइए कि महाराजा जयचंद ने जो है पृथ्वीराज चौहान को जो है वो धोखा दिया था, उनके साथ गद्दारी किया है। इसका एक सबूत सिर्फ आप लेके आ जाइए, हम आपको 51,000 रुपए देंगे। ये 2005 में था। वो हर साल उसकी कीमत जो है प्राइज मनी 50,000 51,000 हर साल बढ़ा रहे हैं। अब वो जो इनाम राशि है वो 51,000 2005 से अब वो बढ़ करके 11 लाख रुपए हो चुकी है। अभी तक कोई पहुंचा नहीं है एक भी सबूत लेकर के उनके पास। और ये जितने लोग हैं जो इतिहासकार हैं, जो खुद को बताते हैं, और जितने भी ये पत्रकार हैं, ये जरा लेना एविडेंस, वो एविडेंस लेके पहुंचे, वहां जाएं, ले ले 11 लाख रुपया। उनके आने जाने का भाड़ा मैं दे दूंगा, उनके आने जाने का भाड़ा मेरी जिम्मेदारी, और जो प्राइज मनी जीतेंगे 11 लाख वो उनका। एक एविडेंस दे दें कि पृथ्वीराज चौहान को धोखा जो है महाराजा जयचंद ने दिया था। वो उनको टारगेट सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि वो धर्म के लिए काम कर रहे थे, वो सनातन के लिए कार्य कर रहे थे, वो मंदिर बनवाते थे, वो उनका जीर्णोद्धार करवाते थे। उन्होंने काशी को उसका गौरव लौटाने का काम किया। उन्होंने अलग अलग शहरों में जो अलग अलग मंदिर थे जिनको तोड़ा गया, विध्वंस किया गया, उनका पुनर्निर्माण का कार्य किया उन्होंने। तो उनको टारगेट कर रहे हैं। उनके बेटे ने, उनके मृत्यु के बाद उनके बेटे ने किया, उनकी सारी जनरेशन, उनसे पहले मैंने आपको बताया कि उनके जो पिताजी थे, उनके जो दादाजी थे, उनसे जो पहले की जनरेशन थी, वो भी उसी तरह से कार्य करते थे धर्म के लिए जी। और उनके बाद वही कार्य फिर उनकी आने वाली पीढ़ियों ने भी किया। ये इसलिए उनको टारगेट करते हैं, उनके परिवार को टारगेट करते हैं। और जरा मुझे बताएं कि जब जो सेकेंड बैटल ऑफ तराई हुई, उसमें जब पृथ्वीराज चौहान हार गए, उसके 2 साल बाद ही, अगर इतनी ही दोस्ती थी जयचंद की गौरी के साथ, तो उसके ठीक उस बैटल के 2 साल बाद उन्होंने गौरी ने जो है कि फिर युद्ध हुआ, महाराजा जयचंद की गर्दन काटी उसने, चंदावर वाला, चंदावर में जब युद्ध हुआ। जी जी जी, इटावा के पास जगह है जहां पे बैटल ऑफ चंदावर लड़ी गई। जी जी जी। तो अगर इतनी दोस्ती थी तो 2 साल बाद फिर उसकी गर्दन क्यों काटी? इस देश में जो राज परिवार जिन्होंने मुगलों के साथ संधि की थी, या अफगानों के साथ, तुर्कों के साथ जिन्होंने भी संधि की,
उनमें से तो किसी की गर्दन नहीं काटी गई। जयपुर का राजघराना है, उन्होंने संधि करी जब मुगलों के साथ। मैं आपको बताऊं, जो गुजरात और राजस्थान बॉर्डर पे जो परिवार रहते हैं, जो भील परिवार है, आज तक वो स शब्द का मतलब उद्बोधन नहीं करते। अच्छा, वो स शब्द बोलते ही नहीं है, क्योंकि जयपुर के जो राजा जिन्होंने संधि की उनका नाम स से शुरू होता था, सवाई। तो चूंकि वो भील जो है वो महाराणा प्रताप के साथ लड़े थे, धर्म युद्ध लड़ा उन्होंने, उन भीलों ने जो गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे रहते हैं। आज भी आप चले जाइए, वो गुजरात के जो गांव हैं और राजस्थान के जो गांव हैं, वहां के जो भील परिवार है, वो स नहीं बोलते हैं, वो सवा नहीं बोलते हैं, हवा बोलते हैं। सवा रुपए नहीं बोलेंगे, हवा रुपए बोलेंगे। स शब्द त्याग दिया उन्होंने, इस लेवल का सेक्रीफाइस। और दूसरी तरफ आप देखते हैं तो 2 साल बाद आकर के उन्हीं जयचंद का वो गर्दन काटता है। तो ये दोनों चीजें कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जयपुर राजघराने में तो वैसे गर्दन नहीं काटी उन्होंने। हमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि देखिए, ये कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, ये एक चर्चा है। हम अपना भी तो कॉमन सेंस यूज करें। जी, सिनोनिमस बना दिया गया है, पर्यायवाची बना दिया गया है। और ये नैरेटिव इसी तरीके से ये शुरू होता है, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया। पहले टारगेट आइडेंटिफाई करो और फिर उसको इस तरीके से आप कर दो कि गद्दारी या जिस भी कहते हैं ना कि जिस भी टेम्पलेट में आप उसको फिट करना चाहते हो, जब तक वो व्यक्ति उसका सिनोनिमस ना बन जाए, पर्यायवाची ना बन जाए, तब तक उसको टारगेट करते रहो चारों तरफ से। जिस तरह से, जैसे आप देखें, अगर आप गांव में जाएं या शहरों में भी बहुत सारे हिस्सों में डिटर्जेंट पाउडर होता है बेसिकली। जी जी जी। लोग क्या बोलते हैं, सर्फ दे दो। भले ही वो आपको एरियल दे दे, निरमा दे दे, कुछ भी दे दे, जी जी जी, लेकिन लोग सर्फ कहते हैं, सर्फ दे दो। यस यस। सर्फ डिटर्जेंट पाउडर का पर्यायवाची बन गया। गांव में लोग बिस्किट नहीं बोलते, कहते हैं पार्ले जी दे दो। अब वो पार्ले जी के बदले में कोई भी बिस्किट दे दे, एग्जैक्टली, उनके लिए वो पर्यायवाची बन गया बिस्किट का। जी जी जी। इसी तरीके से सावरकर को टारगेट करते हैं, और इनकी सारी जो ये सारी साजिश होती है, ये सारी प्रक्रिया होती है, सारी एक्सरसाइज होती है, इसका जो विक्टिम होते हैं वो जयचंद और सावरकर जैसे लोग होते हैं। माफी वीर सावरकर को माफी वीर बोले जा रहे हैं ना, ये तब तक बोलते जाएंगे जब तक माफी वीर और सावरकर एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं बन जाते। ये नैरेटिव पुश करते हैं, आइडेंटिफिकेशन से शुरू करते हैं और लिटरेचर तक लेके आते हैं, जब तक पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा ना बन जाए। ये इनका पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, जाए 11 लाख रुपए ले लेना। ये जो इतिहासकार टीवी पे बैठ के, यार आप यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देते हैं, आप सेमिनार्स में खड़े होकर के फ्री फोकट में आप बातें करते हैं, जाए 11 लाख रुपए ले लेना उनसे। फ्री में क्यों करते हैं, जाए वहां सबूत देते हैं। नवाब सिंह जी हैं उसके, हमने जी जी, नवाब सिंह जी बैठे हुए 11 लाख रुपए लेकर के। हाँ, सही। आपको 1 साल का और टाइम दे देते, अगले साल 11.5 लाख रुपए प्राइज मनी हो जाएगी। अगली शिवरात्रि में 11.5 लाख ले लीजिएगा जाके। अगर होता इनके पास सबूत तो जाकर के ले लिया होता इन्होंने। लालची तो है ही सारे, लालच में ही तो ये देश रात गद्दारी कर रहे हैं। इसकी हमारी धरोहरों के साथ हमारे जो राष्ट्र के नायक हैं उनकी बदनामी कर रहे हैं, पैसे के लिए ही कर रहे हैं ना। लालच में तो कहीं कहीं कोई कमी नहीं है। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी तो कूट कूट के भरी इनके रगों में। जी, अवार्ड वापस करेंगे, मनी वापस नहीं करेंगे। अवार्ड वापस किया, पैसा किसी ने वापस नहीं किया। जब अवार्ड वापसी का चला, अवार्ड सबने वापस किया, पैसा किसी ने वापस नहीं किया। ये इतने इंटेलेक्चुअल इतिहासकार और इतने इंटेलेक्चुअल जो है साहित्यकार और इतने ईमानदार लोग हैं, जी, शॉल तक वापस नहीं की। सिर्फ अवार्ड वापसी, वो भी मतलब कह रहे थे वापस, बहुत सारे नहीं किया था। और जब इतिहासकारों की ही बात कर रहे हैं तो फिर आरसी मजूमदार का नाम क्यों नहीं लेते। आरसी मजूमदार हो गए, सीवी वैद्या हो गए, रोमान योगी है, भाई इन लोगों ने, ये भी तो इतिहासकार है, इसी देश के इतिहासकार है ना। उनकी मेंटालिटी इनसे मैच नहीं करती भाई सर्टिफाइड हिस्टोरियंस हैं, बहुत अच्छा काम किया है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज इतिहासकार हैं ये सारे। इन सब ने लिखा है कि भाई इतिहास में कहीं कोई एक छोटा सा भी एविडेंस नहीं है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकें कि भाई उन्होंने गद्दारी की, जयचंद ने। लेकिन इनको एक गद्दार चाहिए था। आईने अकबरी इनका गीता और इनका कुरान और इनका बाइबल सब कुछ इनका आईने अकबरी हो जाता है इन सो कॉल्ड इतिहासकारों का और पत्रकारों का। क्यों? क्योंकि एक इतना बड़ा धर्मावलंबी राजा जो है, इतना पराक्रमी, मैं कहता हूं ना कि इनकी तो संदीप, मेरे जो कहने के जो मेरी जो मैं कहना चाह रहा था वो ये था कि इतिहास कभी भी
किसी को जयचंद को गद्दार बना देने से जयचंद गद्दार नहीं हो जाएगा। जब तक हम जैसे लोग हैं, जयचंद इस देश में कभी भी गद्दारी का पर्यायवाची हम उसको नहीं बनने देंगे। जयचंद हमारे सिर का ताज है, हमारे शीश का मुकुट है। आप जयचंद को आप कुछ भी बोल देंगे और बोल के निकल जाएंगे। तुम्हारे बाप का राज है इस देश में। कांग्रेस पार्टी जो है ये 450 से 40 पे ऐसे नहीं आई है। ये राष्ट्र गौरव के हर एक प्रतीक को टारगेट करते हैं, उसके खिलाफ साजिशें करते हैं, उसके बारे में बकवास करते हैं। उनको लगता है कि ये बोल के निकल जाएंगे और कोई पूछने वाला नहीं है। इनको लगा कि ये 60 साल 70 साल में इन्होंने किया है, ये चीज ऐसे चलती रहेगी। सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आपका जैसा मुंह है आपके मुंह पे वैसी चपेड़ मिलेगी आपको। बहुत बेवकूफ बना लिया आपने इस देश की जनता को। नहीं, दिग्विजय सिंह ने तो बच्चे की तारीफ की है, शाबाश बोला है ट्वीट पे। ये वही दिग्विजय सिंह है ना जो कि पहुंचा था वहां पे 26/11 आरएसएस की साजिश की किताब लॉन्च करने। जी जी। आईएसआई को कहता है ये आईएसआई ने नहीं किया 26/11 का हमला, कसाब पाकिस्तान से नहीं आया था। ये सारे के सारे हिंदू हैं, हिंदू आतंकवादी हैं, ये आरएसएस ने साजिश की है। ये किताब लॉन्च की हमने, तो उसके ऊपर प्रोग्राम भी किया हुआ है। वो दिग्विजय सिंह बता रहा है कि जयचंद गद्दार था कि नहीं, जो खुद पाकिस्तान की बैटिंग कर रहा है यहां बैठ के, वो हमको बता रहा है कि जयचंद गद्दार था। अपने बेटे की तारीफ करेंगे ही। जिस मानसिकता का वो खुद है उसी मानसिकता का उसका बेटा है। इनकी जबान में कैंसर होना चाहिए जो जयचंद को गद्दार बोलते हैं। दिग्विजय सिंह ने जब ये बयान दिया, ज्यादा के बार कमलनाथ से भी मिलते। जब ये इंडिया अलायंस की मीटिंग जब एमपी में करने की बात आई तो कमलनाथ ने क्यों बहिष्कार किया है? मीडिया में लोग खबरें नहीं चला रहे हैं इसकी। मैं बताता हूं आपको अंदर की खबर। इंडिया अलायंस की मीटिंग मध्य प्रदेश में होनी थी, कमलनाथ ने विरोध कर दिया कि नहीं यहां पे नहीं होगी। क्यों विरोध किया? इसलिए विरोध किया कि हमारा वोट कटेगा। एमपी का जो सनातनी हिंदू है, अगर स्टालिन जैसे लोग आएंगे यहाँ पे, डीएमके के लोग आएंगे, क्योंकि इंडिया अलायंस के फिर सारे लोग आएंगे। जी जी। जब वो लोग एमपी आएंगे तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? जो सनातनी हिंदू हैं, अभी 1 महीने पहले मैं धीरेन्द्र शास्त्री के साथ, जो बागेश्वर बालाजी के जो पीठाधीश हैं, जी जी जी, उनके साथ बैठ करके मैं जो है हिंदू का चैंपियन बना हुआ था। अब आज मैं स्टालिन के साथ कैसे बैठ जाऊंगा डीएमके के साथ? जी, तो करुणानिधि, तो इन्होंने जो है कमलनाथ ने जो विरोध कर दिया, वो मीटिंग कैंसिल हो गई। ये है मतलब ये सच, ये हकीकत न्यूज है। ये भोपाल वाली कैंसिल तो की है। इतनी हिम्मत थी, जी जी, अगर इतनी हिम्मत थी तो खड़े होते ना, खड़े होते और खड़े होकर के डिफेंड करते। दिग्विजय सिंह के मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही है? कमलनाथ को पहले कन्विंस करो। जो सनातन का नाश करने की बात करते हैं, उनको अपने यहाँ पे होस्ट करने की तैयारी करने वाला दिग्विजय सिंह, वो हमको बताता है कि मैं जाने दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाता हूँ इस तरह की बातों पे। हमारे राष्ट्र के जो नायक हैं, जो हमारे धर्म के जो ध्वजवाहक हैं, उनको ये मुगलों की दलाली करने वाले जो है ये बताएंगे कि कौन वफादार था और कौन गद्दार था, कौन देशभक्त था और कौन देशद्रोही था। इस देश में अगर यही पैरामीटर है तो फिर नेहरू भी गद्दार था फिर, क्योंकि जब जो माउंटबेटन प्लान आया 1947 से पहले, उससे पहले जितने भी ब्रिटिश प्लान आए, चाहे वो कैबिनेट मिशन हो या कोई भी मिशन प्लान आया हो, 2 नेशन थियरी सब में रिजेक्ट की गई। जी जी, एग्जैक्टली। लेकिन फिर माउंटबेटन प्लान आता है और उसमें 2 नेशन थियरी आती है, जिसके ऊपर जिन्ना भी एग्री कर जाते हैं, जिस पर नेहरू भी एग्री कर जाते हैं, जिस पर सारे एग्री कर जाते हैं। तो इस देश के साथ गद्दारी नेहरू ने नहीं की। इस देश का जो बंटवारा हुआ उसमें जो लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग बेघर हुए, उन परिवारों का अता पता नहीं कितने परिवार खत्म हो गए। कितने आज भी सफर कर रहे हैं पाकिस्तान में, कितने उसका ट्रॉमा आज तक सफर कर रहे हैं। जाएं जरा दिल्ली में देखें, जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू सिख हैं, उनकी सिचुएशन देखें। कानपुर में, बनारस में, इस देश के बॉम्बे में, इस देश के कौन से ऐसे शहर है जहां पे वहां से आए हुए हिंदू परिवार, हिंदू समाज आज यहां नहीं बसा हुआ? कितने देश छोड़ के चले गए वो आज अमेरिका में, क्योंकि भारत में उनके पास न कोई जमीन है न कोई प्रॉपर्टी है, और जहां जमीन और प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में, वहां वो बेचारे जा नहीं सकते, तो वो जाके विदेशों में बसे हुए हैं कितने परिवार। जाके जरा उनसे पूछे ना, इनके साथ गद्दारी किसने की है? इनका गद्दार कौन है? इन हिंदू परिवारों का गद्दार कौन है जो विस्थापित हुए 47 में? क्या नेहरू उनका गद्दार नहीं है? इससे बड़ी तो गद्दारी हो ही नहीं सकती, जिसमें लाखों करोड़ों लोग जिसके विक्टिम थे। और ये किसको गद्दार बोलते हैं? ये बोलते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गद्दार है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जयचंद से जब कंपैरिजन किया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके जो लॉयल एमएलएस थे उनको गद्दार बोल रहे हैं ना ये, कि भाई इन्होंने गद्दारी की है। तो अगर वो गद्दार है तो फिर कीर्ति आजाद भी गद्दार है, शत्रुघ्न सिन्हा भी गद्दार है, फिर लक्ष्मण सवादी भी गद्दार है, जगदीश शेट्टार भी गद्दार है,
संजय निरुपम भी गद्दार है। ये सब भी तो कोई बीजेपी से और शिवसेना से और अलग अलग पार्टियों से टूट करके गए हुए हैं। और एक गद्दार सचिन पायलट, जिनको शांति धारीवाल और अशोक गहलोत कैमरे पे खड़े होकर बोलते हैं कि ये गद्दार है, उसको आपने कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर बना लिया है, सचिन पायलट को। हाँ, वो उस दिन पहले लिस्ट और ये आपको मैं बता दूं, ये शांति धारीवाल वही व्यक्ति है जो वहां पे विधानसभा में खड़ा होकर बोलता है कि राजस्थान में इतने रेप हो रहे हैं। जब से प्रश्न होता है तो कहता है कि भाई मर्दों का प्रदेश है, मर्दों का प्रदेश है तो भाई रेप तो करेगा ही। वो मर्दों का प्रदेश या रेप करने वालों का प्रदेश नहीं है, वो राणा कुंभा का प्रदेश है, महाराणा प्रताप का प्रदेश है। ये कांग्रेस की कंट्रीब्यूशन है। राजस्थान को रेपिस्ट का प्रदेश बताने का काम कर रहे हैं ये, विधानसभा में खड़े होकर के ये कांग्रेस कर रही है राजस्थान के साथ। महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, राजा सूरजमल, इनके राज्य को बलात्कारियों का राज्य बताने का काम कर रही है। क्या राजस्थान की जनता को यह स्वीकार्य है? क्या मध्य प्रदेश की जनता को यह स्वीकार्य है? क्या उत्तर प्रदेश की, कन्नौज की और उत्तर प्रदेश की जो वृहद उत्तर प्रदेश की जो आबादी, क्या उसको यह स्वीकार्य है कि हमारे धर्म योद्धाओं को लोग गद्दार का पर्यायवाची बनाए, हमारे वीरों की भूमि को बलात्कारियों का प्रदेश बताया जाए? क्या इंडी अलायंस की मीटिंग जो है, जो सनातन का समूल नाश की बात करता है, वो व्यक्ति आकर के मध्य प्रदेश की जमीन पे खड़ा होकर के इंडी अलायंस की मीटिंग करे और वहां पे लेक्चर दे, वहां भाषण दे? क्या मध्य प्रदेश की जनता इसको एक्सेप्ट करेगी? ये सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं अपने दर्शकों के लिए। जो लोग मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं, वो हमको कमेंट्स में बताएं कि आपको स्वीकार है ये? क्या राजस्थान की जनता स्वीकार करती है ऐसे लोगों को, शांति धारीवाल जैसे और अशोक गहलोत जैसे? अशोक गहलोत तो बहुत सारे केसेस को फेक बोल दिया उन्होंने। तो जाने दे संदीप, मैं नहीं इस पर अब और बात करना चाहता।